अटेंटिव होइए, पहले पढ़ने के मूड में आ गए, ठीक है। तो आज की जो क्लास है, जैसा कि मैंने अभी बोला, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से आपने, टफ कुछ नहीं होता है, बस ध्यान से आपने देखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कल हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे और उस समय मैंने आपको बोला कि आपने कर तो दिया पहला क्वेश्चन, है ना, एक्सरसाइज 1.1 का। अभी हम पूरी एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि आगे के क्वेश्चंस करने से पहले मुझे आपको उसके बेसिक बातें बतानी पड़ेंगी। तो पहला क्वेश्चन के लायक हम समझ चुके हैं क्योंकि वो यूक्लिड के किससे है, लॉगरिथम से है कि लेमा से है, लॉगरिथम से, ठीक है। उसमें 3 क्वेश्चन दिए, फर्स्ट के 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो था कल आप कर रहे थे, जरा बताइए क्या था। 135 एंड 225 225 ये कल रेशा मैथी ने किया था, है ना। दूसरा ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट क्या था, 196 38,202 ये था। थर्ड पार्ट क्या था, 867 एंड अब 225। यहाँ देख लीजिए ध्यान से एकदम। अभी मैं 255, ठीक है। अभी मैं किसी को भी पूछने वाली हूँ, ये मत, मैं पहले दिन की बात बिल्कुल भी बोलती नहीं हूँ जो मैंने कल कहा होता है, ठीक है। तो कल की बात अभी मैं पूछूंगी। कल लास्ट पीरियड में जब आपका ये हो रहा था, इस वाले क्वेश्चन, ये तो इसने कर ही दिया था रेशा मैथी ने, ठीक है, ये इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। इस वाले में आप क्या कर रहे थे, आपने ठीक करा। कल मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम टाइम आप डिवाइड कर लेते हैं। इसको करने का मेथड क्या है कि जब तक डिवीजन जाता है तब तक तो डिवाइड करना ही है ना। छोड़ना कहाँ पे होता है, जहाँ पे रिमाइंडर बचता है। कहाँ छोड़ना होता है, जहाँ पे रिमाइंडर बचता है। तो जो आपने जो डिवीजन किया था वो बिल्कुल ठीक था। तो आपने क्या करा, 196 से आपने डिवाइड किया था इसको, ठीक है। अब मैंने कहा, मैं आपसे कल ये पूछना चाह रही थी, इसको यूक्लिड्स के एलोग्रिथम के हिसाब से कैसे लिखेंगे। तो जब हम एक ही बार डिवाइड करते हैं, एक बार मतलब एक बार प्रोसेस करते हैं तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है ना। तब तक तो हमें डिवाइड करना ही होता है। जब तक तो एक बार जब हमने डिवाइड किया तो 195 तक डिवाइड हो रहा था, मतलब 196 से 195 तक डिवाइड हो रहा था और तब तक हमें रिमाइंडर कुछ नहीं मिल रहा था। पूरा डिवीजन हो गया तो रिमाइंडर क्या हुआ, 0। तो इसमें कितने स्टेप आएंगे, एक ही स्टेप आएगा। इसकी प्रोसेस में कितने स्टेप आएंगे, एक। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी। और यहाँ पर आप इसको करेंगे कैसे, लिखने का तरीका क्या होगा। इधर पहले आप डिविडेंड लिखते हैं 38220 और आप लिखेंगे 196 मल्टीप्लाइड बाई 195 प्लस 0, मतलब 196 से इसमें डिवीजन गया, 195 जा और रिमाइंडर बचा 0। तो मैंने आपसे कहा था कि इसको अगली बार में आप क्या बनाते हैं, डिविडेंड, और इसको बनाते हैं डिवाइजर। लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, अब खत्म हो गया ना डिवीजन, तो हम 0 लाने तक ही तो वेट करते, तो इसका तो पहली बार में ही 0 आ रहा है। तो ये जो डिवाइजर होता है यही हमारा क्या हो जाता है, HCF। ये क्या हो जाता है, HCF। ठीक है, निकाल आपने लिया था, आपको समझ भी आ गया था कि हमने डिवाइड करा, डिवीजन खत्म हो गया, तो जो पहला डिवाइजर आ रहा है हमारा वही क्या है, हमारा HCF है। लेकिन उसको इस तरीके से कैसे लिखेंगे मैं आपसे ये पूछ रही थी, ठीक है। अगला वाला 255 से देंगे आप 867 में। ये आपको देख के लग रहा होगा लगभग 250 के आसपास है, तो 3 जा तो कम से कम जाएगा ही, है ना। 3 जा और प्लस बताइए जरा, 3 जा करके उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। करिए 3 से मल्टीप्लाई करके कितना बचेगा, 102। फिर क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, अगली बार में इसको इधर, ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये था मेथड। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, पहले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। अभी भी बोल दीजिए, कोई भी एक सिंगल जिसको ये समझ में नहीं आया हो, हाँ, तुम्हें कुछ दिक्कत है, आ गया समझ में, कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इस तरीके का, हाँ। तुम आगे आ जाओ, पहले बहुत हंसी आ रही है, आ जाओ जल्दी। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा, जोर से बोलो, सुमित धामी। हाँ, यहाँ बैठो। खाली हाथ हिलाते हुए क्यों आ रहे हो, कुछ कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी तो पीछे जा बेटा। ये कुछ ऐसे है ना जिनको पढ़ने से मतलब नहीं है,
सुमित धामी जो मैं बताने जा रही हूँ इसका अगला मैं तुमसे पूछूंगी, एक ध्यान से सुनना, बताने के बाद मैं पूछूंगी। चलिए ये हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा मैंने आज के ही न्यूज़पेपर में मैंने देखा, मतलब मैं ऑनलाइन देख रही थी तो उसमें कहीं मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि अब जो सेशन है उसमें 2019-20 का सिलेबस रहेगा। कहीं पढ़ा आपने भी? और पेपर भी एक ही बार होगा, ऐसा आया था ना? तो यानी कि इसका मतलब अगर इस पर सीबीएसई भी चलेगा, अब वो मैंने बहुत ध्यान से नहीं देखा, खाली हेडलाइन देखी, तो हेडलाइन स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है ना, उनका बोर्ड अलग होता है, उत्तराखंड बोर्ड। और अगर ये हेडलाइन जो है मैंने सिर्फ हेडलाइन ही में पढ़ पाई थी, और अगर ये सीबीएसई का होगा तो आपके यहाँ भी सिलेबस वही 2 साल पहले वाला रहेगा। मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि सिलेबस जो डिलीट हुआ था वो कोरोना के कारण हुआ था बीच में, और एग्जाम भी 2 बार उसी वजह से लिए गए थे। तो इसलिए मैं अभी इसमें कुछ छोड़ नहीं रही, इस चैप्टर में बहुत चीज़ रिलेटेड है पर अभी छोड़ के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि क्या पता फिर बाद में वो कहें कि सारा ही सिलेबस आएगा, ठीक है। तो अब जो सेकंड थिंग हमें इसमें पढ़नी, आपने बहुत 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 ध्यान से सुननी है, बिल्कुल भी अपने कंसंट्रेशन को हटाना नहीं है। वो हमने पढ़नी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या है, अरिथमेटिक। ये पढ़ना है, ध्यान से देखिए। पहली बात तो आपको मैंने पहले भी बताया है, एक बार मैं फिर पूछ रही हूँ, अरिथमेटिक का मतलब आप समझते हैं? व्हाट इज अरिथमेटिक? कोई बताएगा अरिथमेटिक क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्या है? बुक में मत देखिए, बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैं आपसे, ये तो जनरल क्वेश्चन है। व्हाट इज अरिथमेटिक? हाँ हैंड रेस कर रहे हैं मैम, नहीं, कौन बताएगा अरिथमेटिक क्या है? किसी को नहीं पता? मैथमेटिक्स क्या है वो पता है? जोर से बोलो। मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम सिर्फ नंबर्स के बारे में बताते हैं। हाँ ये मैंने कहीं बताया था, हम 9th में बताया था, ठीक है, और आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, बैठ जाओ। अरिथमेटिक क्या होता है? ये मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है। देखो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने की सुविधा के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे आपकी साइंस है, बायोलॉजी क्या है? साइंस ही है। केमिस्ट्री क्या है? साइंस ही है। फिजिक्स भी साइंस ही है। लेकिन हमने क्या करा, छोटी क्लासेस में सिलेबस कम था तो आपकी जो बुक थी उसका नाम साइंस ही था, ठीक है, साइंस की बुक थी, उसी में आप सब कंबाइंड होकर पढ़ रहे थे। फिजिक्स भी उसी में थी, केमिस्ट्री भी उसी में थी, और बायोलॉजी भी उसी में थी। लेकिन जैसे ही आप 11th में जाते हैं तो 11th में सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है, तो सारा चीज़ एक ही जगह पर, एक ही बुक में और एक ही पीरियड में पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, और उसमें स्पेशलाइजेशन भी चाहिए होता है। मतलब खाली साइंस, तीनों चीज़ें एक ही टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जब कोई मास्टर्स करता है, समझते हैं ना मास्टर्स किसको कहते हैं? ग्रेजुएशन के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो वो किसी स्पेशलाइज सब्जेक्ट पे करता है, ठीक है, किसी पार्ट में करता है। जैसे मैंने मैथमेटिक्स में किया है, फिजिक्स वाले सर ने फिजिक्स में किया है, केमिस्ट्री वाले सर ने ऐसा नहीं है कि सारे टीचर सब कुछ पढ़ा सकते हैं। तो उसी हिसाब से 11th और 12th में आपकी अलग अलग जो साइंस थी उसको अलग अलग सब्जेक्ट, फिर से उसके सब सब्जेक्ट बना दिए गए, लेकिन वहाँ पे वो सब सब्जेक्ट नहीं है, एज अ सब्जेक्ट ही है। तो इसी तरीके से वो क्यों किया गया, समझ गए ना आप? ताकि पढ़ने में आसान रहे। फिजिक्स की जगह पढ़ें, केमिस्ट्री की जगह पढ़ें, और बायोलॉजी की जगह पढ़ें। इसी तरीके से मैथमेटिक्स को भी पढ़ने की सुविधा के लिए अलग अलग पार्ट्स में इसकी अलग अलग ब्रांचेस बना दी। तो उसमें जो अरिथमेटिक है, जब आप बहुत छोटे थे, मतलब जब आप 4th 5th में पढ़ते थे, तब आप सिर्फ अरिथमेटिक ही पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ आप 4 ही ऑपरेशन मेनली पढ़ते थे। चाहे आप वर्ड प्रॉब्लम भी करते थे तो 4 ही तरीके के ऑपरेशन आप करते थे, या प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है। तो आप सिर्फ नंबरों से ही डील करते थे वहाँ पे। वहाँ पर ABC था क्या? नहीं था। वो कब आता है? जब आप 6th में चले जाते हैं, तब थोड़ा थोड़ा आपको किससे इंट्रोड्यूस किया जाता है? अलजेब्रा से। तो मैथ्स की कितनी ब्रांच होती है? बहुत सारी होती है, लेकिन आपके मतलब की जो है वो कौन सी है? एक तो हो गई अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आप सिर्फ क्या पढ़ते हैं? नंबर्स को पढ़ते हैं, सिर्फ नंबर से ही डील करते हैं। जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे नंबर्स के बीच में ही करेंगे। दूसरी होती है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या होता है? अलजेब्रा में नंबर्स तो
होते ही है, साथ में अल्फाबेट्स भी होते हैं। ABCD जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है, अल्फाबेट्स है, ठीक है। तो नंबर्स के साथ साथ जब अल्फाबेट्स भी साथ में पढ़ते हैं मिला के, आप देखते हैं कि आप एक अल्फाबेट और नंबर का भी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × A करते हैं, है ना, अल्फाबेट और नंबर के बीच में डिवाइड भी करते हैं। तो वो कौन सी ब्रांच है, अलजेब्रा, इसको क्या कहते हैं, अलजेब्रा। उसके बाद आप कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, सर्कल बनाते हैं, लाइन खींचते हैं, एंगल बनाते हैं, वो क्या है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री है, क्या है, ज्योमेट्री है। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स के आगे जब आप बड़े हो जाएंगे, 11th-12th में जाएंगे, या अभी एक चीज़ और पढ़ेंगे, अभी यहाँ 10th में आप एक नई चीज़ और ब्रांच पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे, ये अलग ही ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो अब जब आपने 10th में एक नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस हुई, तो ऐसे ही 11th में जाएंगे तो कुछ और ब्रांचेस को आप पढ़ेंगे, 12th में कुछ और पढ़ेंगे, उसके बाद BSc करेंगे अगर कोई बच्चे, या फिर मेडिकल में जाएंगे तो वो बायोलॉजी का कुछ अलग हिस्सा पढ़ेंगे, जो इंजीनियरिंग में जाएंगे वो मैथमेटिक्स का कुछ अलग हिस्सा पढ़ेंगे, जो प्लेन BSc MSc करेंगे वो मास्टर्स में इनके अलग टोपोलॉजी है, ये है, वो है, बहुत सारे फ्लूइड डायनामिक्स है, ये सारे मैथ्स के सब्जेक्ट हैं। वहाँ पर फ्लूइड डायनामिक्स जो होती है वो फिजिक्स जैसी होती है, सेम बिल्कुल फिजिक्स। तो ये चीज़ आपके अभी मतलब की नहीं, पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो नाम है आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। एरिथमेटिक किससे रिलेटेड है, नंबर से। तो ये कह रहा है कि नंबर्स के बारे में एक ही बेसिक थ्योरम है, बिल्कुल फंडामेंटल। फंडामेंटल किसे कहते हैं, कहते हैं ना किसी चीज़ का फंडा पता कर लो, मीन्स बेस से मतलब है, बुनियाद जिसको कहते हैं, फाउंडेशन, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक थ्योरम है जिसको आपने पढ़ना है। इसको मैं बहुत आसान से लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, आपने ध्यान से सुनना है। इसमें ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब फिर एक क्वेश्चन में दोबारा से करूंगी, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। जब आपको कंपोजिट नंबर ही नहीं पता होगा तो फिर इसकी थ्योरम कैसे, हाँ खड़े हो, जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं उसको कहेंगे कंपोजिट। थोड़ी सी और इसको वो करो, 2 से ज़्यादा तो बहुतों के हो सकते हैं, थोड़ा सा और। देखो 4 तरीके के नंबर होते हैं, ये आपने सुने, अच्छा मुझे बताने इनमें डिफरेंस क्या। इवन नंबर होता है, ऑड नंबर होता है, और प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट होता है ना। इवन क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 से 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं। 2 का टेबल तो 20 पे खत्म हो जाता है, ठीक है। जो 2 से डिवाइड होते हैं वो क्या है, इवन है। ऑड क्या है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। बहुत सरल लैंग्वेज में कहा जाए तो जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड है। प्राइम क्या है, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं वो क्या है, प्राइम, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर ऑड हो लेकिन प्राइम ना हो, प्राइम हो लेकिन ऑड ना हो सकता है, से यस और नो, हो सकता है ना। कोई ऐसा नंबर बताइए जो ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। 9, वेरी गुड, 9 ऑड है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये प्राइम नहीं है क्योंकि प्राइम होने के लिए तो ये शर्त है ना कि इसको सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होना है, बट ये 3 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही 15 भी है, 21 भी है, ये सारे ऑड है लेकिन प्राइम नहीं है। अच्छा इसका उल्टा सोच के देखिए, इसका उल्टा सोच के देखिए, क्या, लेट मी कंप्लीट, क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो प्राइम है लेकिन ऑड नहीं है। जो प्राइम है लेकिन ऑड नहीं है, ये प्राइम है लेकिन क्या है, इवन है, ठीक है। प्राइम है लेकिन इवन है, ये एक अकेला ही ऐसा नंबर है, ठीक है। अच्छा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 ही होता है। कई बच्चे 1 लिखाते हैं, 1 प्राइम नहीं है, 1 ऑड है, 1 प्राइम नहीं है, ठीक है। अच्छा कंपोजिट नंबर क्या होंगे, अब देखो ये इसका अपोजिट होता है और ये इसका अपोजिट होता है। देखो जैसे हमने कहा ना जो 2 से डिवाइड होते हैं इवन है और जो 2 से डिवाइड नहीं होते ऑड है। ऐसे ही हमने कहा जिनके 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक वो खुद और एक 1, वो क्या है, प्राइम। तो जिनके अपने और 1 के अलावा भी कोई फैक्टर है वो क्या है, कंपोजिट, वो क्या है, कंपोजिट। जिन जो अपने से और 1 से अलावा भी किसी थर्ड नंबर से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे क्या है, कंपोजिट। अब चारों में अंतर समझ में आ गया। ऐसा भी पॉसिबल है कि प्राइम हो लेकिन ऑड ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑड हो लेकिन प्राइम ना हो। समझ आ गई बात। और कंपोजिट और ये तो आप समझ ही गए, ठीक है ना।
अब आगे बढ़ते हैं, जो मैं बता रही थी, क्योंकि पहले आपको ये पता लगना जरूरी था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तभी तो आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्राइम कंपोजिट क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। देखो मेन बात पे आने से पहले बहुत सारी बातें करनी पड़ती हैं जो उससे रिलेटेड होती है। अगर मैं आपको ऐसे बस आई क्लास में और शुरू हो गई कि हाँ बेटा ये है, ये ऐसा है, ऐसा नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट बताने लगूंगी तो मैंने पूछ लिया वो अलग बात है, अगर मैं नहीं पूछती तो आधे बच्चों को तो यही पता नहीं होता कि कंपोजिट नंबर ही क्या होता है। तो अब मैं थ्योरम बोलने जा रही हूँ, आप सुनिए। ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब आपके दिमाग में कंपोजिट नंबर आ रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है। किस तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, फैक्टर्स उसके। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। और उसका ये रिप्रेजेंटेशन या उसका ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, मतलब जैसा एक नंबर का होता है वैसा किसी दूसरे का नहीं होता। इसका क्या मतलब, जैसे 12 इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट, है ना। इसके फैक्टर करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, प्राइम फैक्टर लिखने हैं, 2 into 6 नहीं लिखना है। फैक्टर्स में जितने नंबर आएंगे वो सारे प्राइम ही होने चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 2 into 2 into 3। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्या जो इसके फैक्टराइजेशन में नंबर आए हैं वो किसी दूसरे कंपोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन में आ जाएंगे यही 3 नंबर? नहीं, क्योंकि अगर यही 3 आएंगे तो उससे 12 भी बनेगा, और कोई दूसरा नंबर आ जाएगा तो फिर उससे ये नंबर नहीं बनेगा, कुछ और ही नंबर बनेगा। इसका मतलब ये है कि हर कंपोजिट नंबर का एक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है और वो हर नंबर के लिए यूनिक होता है। बात समझ आ गई? तो यही स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, तो ये लिखने के लिए भी आता है कभी कभी, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। लिखने को आ जाएगा कि अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। समझ आ गई बात सबको? खड़े हो जाओ, मैंने क्या कहा। हाँ, क्या नाम है? अल्तमस? क्या बोला? अल्जमन। क्या कहा मैंने? इधर आ जाओ आगे। अल्जमन को कोई भी एक बात बता दो जो इतनी बातों में से मैंने बताई है, कोई भी एक जो तुम्हें समझ में, कॉपी वहां रखो। कोई भी एक बात जो इतनी बातों में से तुम्हें समझ में आई हो, जो मैंने अभी तक जितना भी क्लास के अंदर आने के बाद बोला है ना, उसमें से आपको कौन सी चीज समझ में आई? ध्यान नहीं था ना पढ़ाई में? ध्यान था? भूल गए? अभी कितने दिन हो गए मुझे बताए हुए? अरे तुम आज ही आए हो तो जो मैंने आज ही बताया वही पूछ रही हूँ मैं। आज आए हो तो कल का पूछ रही हूँ। यहाँ खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो। हाँ, इसके जो बराबर में बैठे थे, हाँ तुम इसके साथ बैठे थे ना। हाँ, इधर आ जाओ तुम भी। नाम बताओ, रिकॉर्ड भी हो रहा है तुम्हारा। इधर आओ, क्या नाम है? जोर से बोलो। हाँ, मयंक बताओ, जो मैंने सब कुछ बताया उसमें से कोई एक दो बात जो तुम्हारी समझ में आई। मैंने क्या क्या चीजें बताई पहले तो ये बता दो। अरिथमेटिक के बारे में क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम अरिथमेटिक होता है, मैंने ये पढ़ा है। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम अरिथमेटिक होता है। अरिथमेटिक क्या है? तुम मुझे इस एक लाइन का मतलब बता दो, व्हाट इज अरिथमेटिक? क्या कर रहे थे तुम दोनों? इधर आओ, इधर खड़े हो, पीछे, इस लाइन में सबसे पीछे।
प्रिंस है ये प्रिंस, हाँ खड़े सीधे खड़े होता। हाँ बताओ मैंने क्या बताया अभी। व्हाट इज अरिथमेटिक? मास्क नीचे करो। वेरी गुड। अच्छा और क्या बताया मैंने? व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? जैसी अपनी लैंग्वेज में बता दो, जैसा तुम्हें समझ आया। जो मैंने अभी थ्योरम बताई ना बोल के, वो जैसी तुम्हें समझ में आई तुम अपनी लैंग्वेज में बताओ। बेटा मेरी एक बात समझ लीजिए, अगर आपको यहाँ नहीं आया ना क्लास में, तो फिर आपको कभी नहीं आया। आप कहीं चले जाइए पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। फिर नहीं तो आप किसी से भी पढ़िए, आपको बे इंटरेस्ट के आप कहीं भी बैठे रहेंगे ना, तो आपको कहीं समझ नहीं आएगा। और मैं आपको गारंटी कह रही हूँ कि अगर आप अपनी 25 मिनट की क्लास को इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे ना, तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। कोई भी सब्जेक्ट की क्लास जो क्लास में हो रही है, अगर उस 25 मिनट की क्लास को तुम इंटरेस्ट के साथ पढ़ लोगे तो वो 101% आपको आपके एग्ज़ाम में याद आ जाएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो। अगर आपने मन लगा के क्लास में पढ़ा होगा तो क्वेश्चन जब आता है हमारे सामने तो हमें आंसर क्लिक हो जाता है, याद आ जाता है कि टीचर ने क्लास में क्या बताया था। और अगर आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप दुनिया की किसी जगह में चले जाइए, किसी ट्यूशन में चले जाइए, किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, आप नहीं पढ़ सकते। पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हमारी उसमें रुचि हो। कौन बताएगा मुझे फंडामेंटल? हाँ फंडामेंटल थ्योरम होती है, उसमें है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम। वेरी गुड। एंड दिस उधर खड़ा बैठ जाओ। प्रिंस मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ, कल की क्लास में भी मैंने कहा था, परसों भी कहा था, ठीक है? तो थोड़ा सा सुधार कर सकते हो, ठीक है? बैठ जाओ। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट, ये थ्योरम सबकी समझ आ गई ना? Yes, ma'am। अब जो मेन बात है, इससे हम करेंगे क्या? इससे हम करेंगे क्या? अभी आप अपनी बुक में अब खोल लीजिए बुक, और बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया, जो अभी हमने आते ही किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5, ये क्वेश्चंस आसान नहीं है। और अगर तुम्हारा सिलेबस पुराना वाला रहा तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ज़रूर आएगा। इस चैप्टर से 3 नंबर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा और तुमसे नहीं होगा, ठीक है? तुमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम ध्यान से सुनोगे नहीं, तो तुम्हें ये सर के ऊपर से एरोप्लेन की तरह निकल जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, इसको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बता रही हूँ आपको सीधे। इसमें यूज़ क्या हो रहा है? इसमें यूक्लिड का लेमा यूज़ होगा, ठीक है? क्या कह रहे हैं? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6। देखो ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव, ये सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। ये कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लो। अगर तुम ध्यान से सुनो, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एक तो वो पॉजिटिव होना चाहिए और होना कैसा चाहिए? ऑड। कोई सा भी कह रहा है, तो कह रहा है कोई सा भी जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो इसी फॉर्म का हो सकता है। किस फॉर्म का? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इसी फॉर्म का होगा, ऐसा ये कह रहा है। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आधे से ज़्यादा बच्चों को यही समझ नहीं आएगा इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना, ठीक है? अब स्टार्ट कैसे करें सुनिए। ये कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 6q की जगह 5q रखा जा सकता है, 4q रखा जा सकता है, 3q रखा जा सकता है, कैसा भी क्वेश्चन बना के वो दे सकता है। ये बिल्कुल गारंटी नहीं है कि जो 3 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं कि वही आएंगे, उस तरह के आएंगे, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस तरीके इस फॉर्म का होता है। ये आपको कौन सी फॉर्म लग रही है? क्या ये आपको ऐसी लग रही है? a = bq + r, a = bq + r। तो अगर ये कह रहा है किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो अगर हम इसका कंपैरिजन a = 6q + 1 से या 2 से या किसी से भी करें, 1 से ही मैं फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूँ, क्या हुआ? अरे इधर देखो,
इसका कंपैरिजन अगर मैं इससे करूंगी, आर मैंने आर इससे लिखा क्योंकि आर 1 2 3 अलग अलग है, तो मैंने आर लिखा। तो अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा b = 6। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि अगर वो जो पॉजिटिव इंटीजर जिसकी ये बात कर रहे हैं, अगर वो a मान लें हम, अगर माने कि हम वो a है, तो हमें इससे ये पता चल जा रहा है कि डिवाइजर क्या है 6, b की वैल्यू क्या है 6। तो हम क्या लिखेंगे, इसको करते कैसे देखिए। आप लिखेंगे let that positive odd integer is आपको बिल्कुल करने की, कॉपी में मत करो, कॉपी में करने की क्या जरूरत, मैं इसको डाल दूंगी, आप कर लेना, ठीक है। अभी आप समझो, इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, उतारने पे जोर मत दिया करो, उतारना बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ देखो, आप समझ लीजिए पहले, और जो डाउट होगा पूछ लेंगे। Let that positive odd integer is equal to a, अगर वो a है तो then from Euclid's division lemma या फिर algorithm lemma, Euclid's division lemma b = 6। कहाँ से आया समझ गए, इससे कंपेयर करने पे आ गया। अगर b 6 है मीन्स b होता क्या है, डिवाइजर अगर 6 है, तो मुझे ये बता दीजिए कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, हैंड रेज करेंगे। रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, हाँ बोलो। 1 2 3 4 5, वेरी गुड, बैठ जाओ। 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर्स क्या क्या बन सकते हैं, अभी तो हमने नंबर खाली माना है ना, क्या क्या हो सकता है। नंबर हो सकता है 6q + 1, 6q + 2, 6q + 5, 6q + 3 6q + 4 ऐसे ही है। और 6q + 4, 6q + 5, 6q + 5। इसमें से ये क्या है, ऑड तो बाकी इवन है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैसा कैसा हो सकता है, ये ठीक है। अब आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये ऑड है, तो ऑड क्यों है, ये तो ऑड सीधे से दिख रहा है। देखो 6 का किसी के साथ मल्टीप्लाई हो, लेट मी कंप्लीट बेटा, 6 का किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो वो तो ऑड ही आएगा, क्योंकि 6 का जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन नंबर होगा, और उसमें 1 कर देंगे तो वो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। लेकिन इसमें कैसे करेंगे आप, इसमें भी 3 ऐड, और इसको थोड़ा सा और, अगर देखो अगर एग्जाम में आपको इतना ही याद रखता है तो रहता है तो आप इतना भी लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं ना, जो ये 6q + 3 लिखा है, इसको 2 का मल्टीपल करके लिखेंगे, तो 2 कॉमन ले लें, 2 ऐसे करेंगे, 6q + 2 + 1, फिर इसमें से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा, 3q + 1, यानी कि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई है जो भी है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इवन नंबर, और उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, तो इवन में 1 ऐड करते तो हमेशा क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो और ज़्यादा एक्सप्लेन अगर अच्छी तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे दिखाइए, इसी तरीके से इसको क्या लिख देंगे, 6q + 4 + 1, 6q + 4 + 1, फिर उसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 2, तो 2 ये 2 के साथ कोई मल्टीपल हो गया +1, तो 2 के साथ 2 के मल्टीपल में अगर 1 ऐड करते हैं तो हमेशा क्या होता है, ऑड। वैसे तो ये देखने में ऑड लग रहा है, देखने में ऑड ही है ये, तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, और एक्सप्लेन करना चाहे तो जैसे मैंने आपको बताया आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और ये तो आपको दिख ही रहा है, इसमें से तो 2 कॉमन आ रहा है, तो जिसमें से भी 2 कॉमन आता है पूरे में से वो हमेशा 2 का मल्टीपल है, और जो 2 का मल्टीपल है तो वो तो इवन ही है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस किस टाइप का हो सकता है, 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ इसका, ये तो सिंपल वाला था, अब इसके साथ में वो देगा स्क्वायर वाला, क्यूब वाला। अच्छा इससे पहले और देखिए, ये जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन वो इस वाले टाइप का नहीं है, लेकिन उसको समझ लीजिए। एनी आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एनी आर्मी बैंड। एक आर्मी बैंड है 32 मेंबर्स का, उसके पीछे ट्रुप जो होते हैं आर्मी के, उसको मार्च करना है, ठीक है। हाँ सुन लो, ये भी फर्स्ट की तरह है, सुन लीजिए पहले।
इसको कई बच्चे कंफ्यूजन होता है उनको कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो ये जहाँ पर भी मैक्सिमम वर्ड आता है, जहाँ पर भी मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वर्ड आएगा वहाँ पे हमेशा क्या निकालते हैं, एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट से याद रखेंगे, मैक्सिमम, हाईएस्ट, बिगेस्ट एक ही बात होती है। तो वहाँ पर आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ। और जहाँ पे लोएस्ट वर्ड आता है वहाँ पे क्या निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा आपको, 616 का और 32 का क्या निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे, एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन मैं खुद ही बताऊंगी, अगर आज मेरी क्लास होती कोई अरेंजमेंट तो आज बता दूंगी, नहीं तो हम कल करेंगे। ये क्वेश्चन सबका आ गया समझ में? अगर नहीं भी आया तो कल की क्लास में आप जिनको घर जाके समझ में नहीं आएगा एक बार और देख लेना जब मैं ये वीडियो डाल दूंगी। फिर भी अगर आपको समझ में आया तो कल के शुरू के 10 मिनट्स में आप दोबारा पूछ लेंगे वो बच्चे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। क्लियर?